प्यारे साथियों नमस्कार। अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्य 95 क्लासेस पर आज आप लोगों को क्लास 6 का एनसीईआरटी साइंस चैप्टर पौधों को जानिए गेटिंग टू नाउ प्लांट्स के बारे में मैं बताने वाला हूं, जो आपको बीपीएससी ट्री 4.0 एग्ज़ाम 2025 में देने वाले हैं उनके लिए अत्यधिक इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस नोट्स को बनाया गया है उसी आधार पर बनाया गया है। ठीक, पूरे टॉपिक को कवर किया गया है इस नोट्स में। ठीक, पूरे चैप्टर है ना, पूरे चैप्टर का टॉपिक इसमें लिखा हुआ है, इम्पोर्टेंट टॉपिक लिखा हुआ है। ये नोट्स को ज़रूर देखिएगा। ये नोट्स को मैं पीडीएफ के रूप में चैनल पर, टेलीग्राम चैनल पर मैं प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक, चलिए शुरू करते हैं बिना देरी करते हुए। इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, आपको अत्यधिक इम्पोर्टेंट देने वाला है। वीडियो को देखने के बाद आप लोग कह सकते हैं कि इस चैप्टर से इम्पोर्टेंट टॉपिक बताया गया है। ठीक, पूरे यूट्यूब पर मैं बताने वाला हूँ सबसे अधिक इम्पोर्टेंट टॉपिक। ठीक, चलिए शुरू करते हैं बिना देरी करते हुए। कह रहा है चैप्टर का नाम सबसे पहले बता दूँ, गेटिंग टू नाउ प्लांट्स, मतलब पौधों को जानिए। इसमें पौधों के बारे में जानने के लिए बताया गया है। ठीक, पौधे के बारे में जानना है हम सबको। पौधों को सामान्य रूप से उनके आकार, संरचना और जीवन चक्र के आधार पर मुख्य 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। पौधों को हम सामान्य रूप से उनके जीवन चक्र के आधार पर आकार, रचना और जीवन चक्र के 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। एक होता है शाक, जिसे हर्ब्स कहते हैं, शाक को जड़ी बूटी भी कहते हैं। झाड़ी, जिसे श्रब्स कहते हैं। वृक्ष, जिसे ट्रीज कहते हैं। सिंह पौधों को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में, शाक, हर्ब्स, झाड़ी, श्रब्स, वृक्ष, ट्रीज। ठीक, करा शाक के बारे में बताता हूँ। शाक क्या होता है? शाक हर्ब्स या जड़ी बूटी, हर्ब्स या जड़ी बूटी। ठीक, ये हर्ब्स क्या होता है? इस छोटे पौधे होते हैं। ठीक, हर्ब्स क्या होता है? एक पौधे हर्ब्स याद रखिएगा, ये छोटे पौधे होते हैं और इनका तना कोमल होता है, यह कुछ समय तक जीवित रहता है। ठीक, ये छोटे पौधे होते हैं जिनका तना कोमल या कुछ समय तक जीवित रहता है, वो शाक कहलाता है। ठीक, आसान शब्दों में यहाँ पे लिखा गया है। ऐसे याद कर सकते हैं आप लोग कि हरे एवं कोमल तने वाले पादप शाक कहलाते हैं। हरे एवं कोमल तने वाले पादप क्या कहलाते हैं? शाक कहलाते हैं। शाक वैसे ही पौधे कहलाएगा जो हरा होगा और कोमल होगा। ठीक, और ये सामान्यतः छोटे होते हैं। ठीक, ये सामान्यतः छोटे होते हैं, उनमें कई शाखाएं नहीं होती है। ठीक, शाक के बारे में इतना पूछ सकता है कि शाक के बारे में हरे एवं कोमल तने वाले पौधे शाक कहलाते हैं। ये छोटे होते हैं, इनमें कई शाखाएं नहीं होती है। इसमें 4 को एग्जाम्पल देगा। ठीक, इसमें ये टॉपिक दे सकता है, ये टॉपिक दे सकता है, सत्य और सत्य चुनने के लिए दे सकता है। ठीक, ये बात ध्यान में रखिएगा। ठीक, एग्जाम्पल देख लीजिए, धनिया, पुदीना, पालक, मेथी। ठीक, हरे एवं कोमल तने वाले पादप शाक कहलाते हैं और छोटे होते हैं, इनमें कोई शाखाएं नहीं होता है। ठीक, अब देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है धनिया, पुदीना, पालक, मेथी, सूरजमुखी। झाड़ी के बारे में अब बता दूं, झाड़ी क्या होता है? श्रब्स। झाड़ी क्या है? ये मध्यम आकार के पौधे होते हैं। झाड़ी मध्यम आकार के पौधे होते हैं, मतलब झाड़ी वृक्ष से छोटे और शाक से बड़े होते हैं, इसलिए इसको मध्यम आकार के पौधे होते हैं। जो शाक से बड़े लेकिन वृक्षों से छोटे होते हैं। जो शाक होता है उससे बड़ा होगा और वृक्ष होता है उससे छोटा होता है। और इनका तना कठोर और लकड़ीदार होता है, परंतु अधिक मोटा नहीं होता है। इनका तना लकड़ीदार होता है परंतु अधिक मोटा नहीं होता है। इनमें शाखाएं तने के आधार के समीप से निकलती है। सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक बता रहा हूँ यहाँ पे। पूछेगा झाड़ी में, श्रब्स में इनमें शाखाएं कहाँ से निकलती है? तो शाखाएं तने के, यहाँ से इम्पोर्टेंट, इनमें शाखाएं तने के आधार के समीप से निकलती है। देख सकते हैं भाई, देख सकते हैं यहाँ पे बच्चे, देख सकते हैं साथियों, यहाँ पे देख सकते हैं ये इम्पोर्टेंट टॉपिक। इनमें शाखाएं तने के आधार के समीप से निकलती है। ठीक,
उनमें कोई शाखाएँ नहीं होती है, ठीक। इनमें शाखाएँ होती है इसलिए तने के आधार के समीप से निकलती है। जबकि जबकि आपको शाख में देखा गया था कि कोई शाखाएँ नहीं होता है, छोटा होता था और कोमल और तने होता था। ये लकड़ीदार है, ठीक। ये लकड़ीदार है, ठीक। ये छोटे होते हैं, वृक्षों से छोटे होते हैं और शाख से बड़े होते हैं और कठोर होते हैं और लकड़ीदार होता है। इनमें शाखाएँ तने के आधार के समीप से निकलती है। इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक। फिर यहाँ पे देख लीजिए, इनमें शाखाएँ जमीन से कई शाखाएँ में फैलती है। इनमें शाखाएँ कहाँ से निकलती है? जमीन से निकलती है और कई शाखाएँ में फैलती है। यह 12मासी होती है, यानी ये कई वर्षों तक जीवित रहती है, ठीक। कई वर्षों तक जीवित रहती है, 12मासी होती है। यहाँ पे अथवा में करके भी लिखा गया है, यहाँ पे देख सकते हैं। कठोर तने वाले पौधे झाड़ी कहलाते हैं। आंसर कठोर तने वाले पादप झाड़ी कहलाते हैं, परंतु इनका तना अधिक मोटा नहीं होता है। झाड़ी का पादप का तना अधिक मोटा नहीं होगा, कठोर तने वाले पौधे झाड़ी कहलाएगा। इनमें शाखाएँ तने के आधार के समीप से निकलती है। यानी झाड़ी में शाखाएँ तने के आधार के समीप से निकलती है, ठीक। तने के आधार के समीप का मतलब होता है झाड़ी पौधे में शाखाएँ शाखाएँ यानी जमीन के पास से ही कई शाखाएँ निकलती है। यानी बात करूँ श्रब्स के बारे में, झाड़ी के बारे में, इनमें शाखाएँ जमीन से ही निकलेगी, ठीक। जबकि शाख में कोई शाखाएँ नहीं होती है, इनमें शाखाएँ जमीन से निकलेगी, ठीक। तने के आधार के समीप से, ठीक। कठोर तने वाले पौधे झाड़ी कहलाते हैं। इतना बात ये याद रखिएगा, ठीक। और यहाँ इतना बात याद रखिएगा, तने के आधार के समीप से निकलती है, ठीक। यहाँ पे उदाहरण देख सकते हैं, दिया हुआ है उदाहरण यहाँ पे गुलाब, मेहंदी, अड़हुल, चमेली, नींबू, ठीक। ये सब झाड़ी होता है। लिखा गया है यहाँ पे वृक्ष के बारे में बात करूँ। वृक्ष क्या है? वृक्ष ट्री ये बड़े और लंबे पौधे होते हैं। वृक्ष क्या होता है? बड़ा होता है और लंबा होता है और इनका तना सुदृढ़, मजबूत, लकड़ीदार होता है। इसके अतिरिक्त इनका तना मोटा होता है। वृक्ष के पौधे के तने को ट्रंक कहते हैं, ठीक। वृक्ष के पौधे के तने को ट्रंक भी कहते हैं। ये बड़े होता है और लंबे होता है। इनका तना सुदृढ़, मजबूत और लकड़ीदार होता है। सुदृढ़ होता है। वृक्ष के पौधे का तना कैसा होता है? सुदृढ़ होता है। या सुदृढ़ मतलब मजबूत होता है, लकड़ीदार होता है। इसके अतिरिक्त इनका तना मोटा होता है, ठीक। वृक्ष के बारे में इतना पूछ सकता है कि वृक्ष के बारे में ऑप्शन ये दे देगा, ये बड़े और लंबे पौधे होते हैं, इनका तना सुदृढ़, मजबूत, लकड़ीदार होते हैं, ठीक। इसके सीने में दे देगा इनका तना मोटा होता है, ठीक। ऐसे ही ऑप्शन में दे देगा सत्य दूगो ऑप्शन में सही देगा, दूगो ऑप्शन में गलत देगा, ठीक। ऐसा ध्यान में रखिएगा, ठीक। यहाँ पे या करके अथवा में लिखा गया है। यहाँ पे देख लीजिए, अथवा में आसान शब्द में लिखा गया है कि सुदृढ़ मतलब मजबूत और गहरे भूरे तने वाले पौधे वृक्ष कहलाते हैं। वृक्ष क्या होता है? मजबूत होता है, उनका तना गहरा होता है या भूरा होता है, ठीक। इसमें शाखाएँ, इम्पोर्टेंट टॉपिक, इनमें शाखाएँ भूमि से अधिक ऊंचाई पर तने के ऊपरी भाग से निकलती है। यानी वृक्षों में जो शाखाएँ होती है ना, वो जमीन से नहीं निकलती है, तने के आधार के समीप से नहीं निकलती है। इनमें शाखाएँ भूमि से, मतलब भूमि होता है उससे अधिक ऊंचाई पर, ठीक, तने के ऊपरी भाग होता है ना जो, उससे निकलती है, ठीक। इम्पोर्टेंट टॉपिक यहाँ देख लीजिएगा, वृक्षों में शाखाएँ कहाँ से निकलती है? तो वृक्षों में शाखाएँ भूमि से अधिक ऊंचाई पर तने के ऊपरी भाग से निकलती है, जबकि श्रब्स में शाखाएँ तने के आधार के समीप से निकलती थी, ठीक। और इनमें ये मजबूत और गहरे भूरे तने पौधे होते हैं, ठीक। अब बात करूँ यहाँ पे क्या लिखा गया है? तने के निचले हिस्से से शुरू नहीं होती है। यानी ये बात किया गया है कि तने के ऊपरी भाग का मतलब क्या होता है? तो तने के ऊपरी भाग का मतलब होता है
वृक्ष के पौधे में शाखाएं जमीन के पास या तने के निचले हिस्से से शुरू नहीं होती है। इनमें स्पष्ट कहा गया है कि इनमें शाखाएं तने के ऊपरी भाग से निकलती है, जमीन से नहीं निकलती है, जबकि वहाँ से जमीन से निकलती है। ठीक ठीक तने के निचले हिस्से से शुरू नहीं होता है, बल्कि तने के ऊपरी हिस्से से निकलती है, जो जमीन से कई फीट या मीटर ऊपर होता है, वहीं से निकलती है। जैसे आम और पीपल वृक्ष के अंतर्गत आता है। ठीक, अब लता क्या होता है, लता के बारे में बता दूं। वैंस लता ऐसे पादप जिनके तने कमजोर होते हैं, जो सीधे खड़ा नहीं हो सकता है और यह जमीन पर फैल जाता है या किसी सहारे ऊपर चढ़ जाता है, तो वह लता कहलाता है। लता क्या होता है, लता ऐसे पादप होता है जिनके तने कमजोर होता है, जो सीधा खड़ा नहीं हो सकता है। लता जो पौधे कमजोर होता है, उनके पौधे के तने कमजोर होता है और सीधा खड़ा नहीं हो सकता है और ये जमीन पर फैल जाता है या किसी के सहारे ढांचा की सहायता से ऊपर चढ़ जाता है। मतलब लकड़ी पर चढ़ जाएगा या किसी लकड़ी पर चढ़ जाएगा या किसी लोहा पर चढ़ जाएगा, किसी सहायता से, वही लता कहलाता है। ठीक, और लता दो प्रकार का होता है। लता कितने प्रकार का होता है, लता दो प्रकार का होता है। एक होता है बिसर्पी लता, एक होता है आरोही लता। बिसर्पी लता का मतलब क्रीपर्स बीन्स और आरोही लता मतलब क्लिम्बर्स बीन्स। क्लिम्बर्स मतलब रेंगना भी, और क्रीपर्स मतलब क्या होता है, क्रीपर्स मतलब भूमि पर फैलना होता है। ठीक, बात करो बिसर्पी लता। बिसर्पी लता क्या होता है, बिसर्पी लता क्या होता है, तो कमजोर तने वाले पौधे जो सीधे खड़े नहीं हो सकते और ये भूमि पर फैल जाते हैं, तो इन्हें बिसर्पी लता कहते हैं। बिसर्पी लता क्या होता है, ये इनके तने कमजोर होता है। बिसर्पी लता का तना एक तरफ रखिएगा और ये सीधा खड़ा नहीं होगा। ठीक, और ये भूमि पर फैल जाता है। बिसर्पी लता एक पर ध्यान रखिएगा, भूमि पर फैलेगा, लेकिन आरोही लता भूमि पर फैलता नहीं है, किसी की सहायता से ऊपर चढ़ जाता है। ठीक, लेकिन ये बिसर्पी लता कमजोर तने वाले पौधा होता है और सीधा खड़ा नहीं हो सकता है, भूमि पर फैल जाता है, तो इन्हें बिसर्पी लता कहते हैं। ठीक, यहाँ पे अथवा में एक और लिखा हुआ है, जिन पौधे के तने कमजोर होते हैं और ये जमीन पर फैल जाता है, यानी इस पौधे के तने जमीन पर रेंगता है। ठीक, जैसे में कद्दू, तरबूज, खरबूज, शकरकंद। ठीक, आरोही लता क्या होता है, आरोही लता मतलब क्लिम्बर्स लता। आरोही लता क्या होता है, तो कमजोर तने वाले कुछ पौधे आसपास के ढांचे की सहायता से ऊपर चढ़ते हैं, तो इन्हें आरोही लता कहते हैं। मतलब आरोही लता क्या होता है, तो ये कमजोर तने वाले पौधा होता है। ठीक, और ये आस पास के किसी ढांचे की सहायता से ऊपर चढ़ता है। ठीक, ये आरोही लता ढांचे की सहायता से ऊपर चढ़ता है, और वो जो बिसर्पी लता था, वो ढांचे की सहायता से ऊपर नहीं चढ़ता है। ठीक, वह सिर्फ फैलता है भूमि पर, लेकिन आरोही लता किसी ढांचे की सहायता से चढ़ता है। मतलब किसी ढांचा मतलब पेड़ पौधे दीवार हो सकता है। ठीक, जैसे में मटर दिया हुआ है आरोही लता का उदाहरण, मटर, करेला, मनी प्लांट, ककड़ी, अंगूर। मटर, करेला, मनी प्लांट, ककड़ी, अंगूर, ये होता है आरोही लता। और तना क्या होता है, स्टेम। तना के बारे में बताने वाला हूँ। तना पादप का वह भाग है जो जमीन से ऊपर होता है और तना प्रणाली का प्रमुख भाग है। ठीक, तना क्या होता है, तना पादप का वह भाग होता है जो जमीन से ऊपर होता है और तना प्ररूप प्रणाली का प्रमुख भाग होता है। प्ररूप प्रणाली क्या होता है, तना तो जड़ होता है, जो रूट होता है। ठीक, रूट सिस्टम होता है। ठीक, और जड़ के ऊपर वाला भाग शूट सिस्टम कहलाता है। ठीक, इसी को प्ररूप प्रणाली कहते हैं। ठीक,
ये सब चैप्टर में दिया हुआ है, चैप्टर को पढ़ना पड़ेगा। ठीक, चैप्टर उसमें पढ़िएगा ना, तब पता चलेगा आपको प्रदो प्रणाली कौन है। वो मैं चैप्टर पर नहीं पढ़ा रहा हूँ। ठीक, चैप्टर पढ़ाऊँगा ना तब पता चल जाएगा। ठीक, लेकिन अब जो चैप्टर अभी नहीं पढ़ना है। ठीक, प्ररोह तंत्र यानी शूट सिस्टम में पौधे के तने पर शाखाएं, शूट सिस्टम में पौधे के तने पर शाखाएं, पौधे के तने पर शाखाएं, पत्तियां, फल, फूल और कलियां लगता है। यानी जो तना होता है, देख सकते हैं आप लोग, उस प्ररोह तंत्र में, तना में पौधे के तने पर शाखाएं, पत्तियां, फल एवं फूल और कलियां लगेगा। ठीक, एक इम्पोर्टेंट टॉपिक यहाँ पे, पौधे के तने का विकास भ्रूण के प्रांकुर प्लूमल से होता है जो बीज से निकलता है। पौधे के तने का विकास कहाँ से होता है? भ्रूण के प्रांकुर से होता है जो बीज से निकलते हैं। ठीक, ये ध्यान में रखना है दोस्तों कि पौधे के तने का विकास भ्रूण के प्रांकुर से होता है। ठीक, और ये कहाँ से निकलता है? बीज से निकलता है। ठीक, मैं बता दूं कि आप लोग को इसका PDF भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम पर चैनल मेरा ज्वाइन कर लीजिएगा जाकर। इस पर जितने भी पढ़ाई होगा, जितने भी बताऊँगा, उस पूरे PDF आप लोगों को टेलीग्राम पर मैं दे दूँगा। ये भी PDF है ना जो आपको टेलीग्राम पर दे दूँगा। ठीक, देख सकते हैं वहाँ पे जाकर। तने के कार्य, तने का क्या क्या कार्य होता है? तने का कार्य सहारा देता है, जल और खनिज का पोषक का संवहन करता है। ठीक, और प्रकाश संश्लेषण में मदद करता है। ठीक, कैसे करता है इस सब के बारे में मैं बताऊं, ज़्यादा तो समय नहीं लूँगा। सहारा कैसे देता है? पेड़ का तना शाखाओं को सहारा देता है। पेड़ का तना क्या करता है? शाखाओं को सहारा देता है। और तना पौधों को सीधा रखता है और पत्तियों, फूल और फलों को सूर्य प्रकाश तक पहुंचाता है। ठीक, और पत्तियों, फूल और फल को सूर्य प्रकाश तक पहुंचाता है, यानी सूर्य प्रकाश तक उसके तने को, फलों को सूर्य के प्रकाश तक पहुंचाने में मदद करता है। ठीक, जल और खनिज पोषक तत्वों का संवहन, तना कैसे जल और खनिज पोषक तत्वों का संवहन करता है? तना क्या करता है? सबसे पहले जड़ क्या करता है? जड़ करेगा पानी को, जल को भूमि में से और खनिज को अवशोषित करेगा। ठीक, उसके बाद तना क्या करेगा? तना जरूर से अवशोषित पानी और खनिज लवणों को पत्तियों तक पहुंचाता है। किसके द्वारा पहुंचाता है? जो जाइलम के द्वारा पहुंचाता है। ठीक, तना पत्तियों से, तना जड़ों से निकले हुए पानी को, खनिज लवणों को अवशोषित कर लेता है। ठीक, जड़ अवशोषित कर लेता है। वही जड़ों से अवशोषित पानी को तना पत्तियों तक पहुंचाता है, जाइलम के द्वारा पहुंचाता है। ठीक, ये क्लास 9-10 में जाइलम क्या होता है, क्लास 9-10 में जानना है। ठीक, कराया तना पत्तियों में बने भोजन को पौधे के अन्य सभी भागों तक पहुंचाने में मदद करता है फ्लोएम के द्वारा। देखो क्या करता है, सबसे पहले कि तना जड़ से अवशोषित पानी और खनिज लवणों को निकालेगा। ठीक, और पत्तियों तक पहुंचाएगा जाइलम के द्वारा। उसके बाद पत्तियों में बने भोजन को क्या करेगा? सभी भागों तक, पौधे के जितने भाग होता है सभी भागों तक पहुंचा देता है। वो फ्लोएम के द्वारा होता है। कैसे होता है वो तो आगे क्लास में पढ़ना है। ठीक, कर है प्रकाश संश्लेषण में मदद करता है। तना किस में मदद करता है? प्रकाश संश्लेषण में। तने पत्तियों को सूर्य की रोशनी प्राप्त करने के लिए सही स्थिति में रखते हैं जिससे वे प्रकाश संश्लेषण कर सके। तना क्या करता है? प्रकाश संश्लेषण में तना पत्तियों को सूर्य के प्रकाश की रोशनी की सही स्थिति में रखता है जिससे प्रकाश संश्लेषण कर सके। ठीक, आशा करता हूँ समझ में आया होगा। अब पादप के तने का अन्य जानकारी देख लीजिए यहाँ पे। पादप के तने पर वह विशिष्ट बिंदु जहाँ से पत्तियाँ, शाखाएं, फूल निकलती है वह नोड्स कहलाता है। नोड्स को मैं बता दूं कि जहाँ से वह विशिष्ट बिंदु होता है जहाँ से पत्तियाँ निकलेगा, शाखाएं निकलेगा, फूल निकलेगा, वही नोड्स कहलाता है। और नोड्स और पादप के तने के दो नोड्स के बीच के भाग को इंटरनोड कहते हैं। यानी जो तना होता है, जो तना से जो पत्तियाँ, फूल, शाखाएं ये सब निकलती है वो नोड्स कहलाता है।
और दो नोट्स होता है, एक नोट्स ऊपर एक नोट्स नीचे, उसके बीच के भाग जो खाली स्थान बच जाता है वो इंटर नोट्स कहलाता है। क्या कहलाता है? इंटर नोट्स। ठीक, सब आशा करता हूँ समझ में आया होगा। पत्ती के बारे में पता करो, पत्ती क्या होता है, पत्ती के बारे में कौन कौन से पत्ती के प्रकार होता है, ये सभी नहीं, आप पत्ती को देखकर पता कर सकते हैं कि ये इसका जड़ क्या है। ठीक, पत्ती, पत्ती का वह भाग जिसके द्वारा वह तन्ने से जुड़ी होती है वह पर्णवृंत कहलाता है। पत्ती में पत्ती का वह भाग जिसके द्वारा वह तन्ने से जुड़ी होती है, किससे जुड़ी होती है? तन्ने से जुड़ी होती है, वह पर्णवृंत कहलाता है। मतलब पत्ती का वो ऐसा भाग जो तन्ने से जुड़ी होती है वह पर्णवृंत कहलाता है, पेटियोल कहलाता है। ठीक, और पत्ती के चपटे हरे भाग को पर्णफलक कहते हैं, पर्णफलक कहते हैं। पत्ती के चपटे हरे भाग को क्या कहते हैं? पर्णफलक कहते हैं। मैं इसका पत्ता लेता हूँ, 2 मिनट रुकिए दोस्तों, मैं इसका पत्ता लेकर मैं बताता हूँ कौन कौन क्या होता है, कौन क्या नहीं होता है। ठीक, यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों कि पादप के तने पर वह भाग जहाँ से पत्ती या शाखाएं निकलती है वह क्या कहलाता है? नोट्स। ओहो, यहाँ से चल गया, सॉरी सॉरी दोस्तों, सॉरी। नोट्स कहलाता है। यहाँ पे देखिए पत्ती है, पत्ती के बारे में बता रहे थे। पत्ती का वह भाग, पत्ती का वह भाग जिसके द्वारा पत्ती का वह भाग जिसके द्वारा वह तन्ने से जुड़ी होती है वो क्या कहलाता है? पर्णवृंत कहलाता है। पत्ती का वह भाग जिसके द्वारा वह तन्ने से जुड़ी होती है वो क्या कहलाता है? पर्णवृंत कहलाता है। यहाँ पे पर्णवृंत, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे देख सकते हैं पर्णवृंत। पत्ती का वह भाग जिसके द्वारा वह तन्ने से जुड़ी होती है ये होता है तन्ना। ये क्या होता है? तन्ना होता है। ठीक, ये तन्ना होता है। ठीक, यहाँ पे तन्ना है, देख सकते हैं, ये तन्ना है। ठीक, ये तन्ना से जुड़ा होता है। ठीक, ये पर्णवृंत यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक, यहाँ पे पर्णवृंत है। ठीक, पत्ती के चपटे हरे भाग को लैमिना कहते हैं, यानी पर्णफलक कहते हैं। पत्ती के चपटे हरे भाग को यहाँ पे लैमिना लिखा हुआ है। ये पत्ती के चपटा हुआ हरे भाग है, देख सकते हैं यहाँ पे लैमिना। ठीक, यहाँ पे देख सकते हैं, स्पष्ट देख सकते हैं यहाँ पे लैमिना। और यहाँ सिरा और मध्य सिरा क्या होता है यहाँ पे बताता हूँ मैं। ठीक, यहाँ पे पूरा देख सकते हैं, यहाँ पे पत्ती के चपटे हरे भाग को क्या कहते हैं? लैमिना। ठीक, और यहाँ पे पेटियोल यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे लैमिना दिया हुआ है, यहाँ पे सिरा दिया हुआ है, मध्य से तन्ना, तन्ना ये होता है। आप देख सकते हैं पर्णवृंत, पर्णवृंत यहाँ पे है। ठीक, पर्णवृंत इससे जुड़ा होता है। ठीक, लैमिना पर्णफलक यहाँ पे है। ठीक, और सिरा रेखित संरचना होती है। सिरा से पत्ती के चारों तरफ रेखित संरचना होती है सिरा, और पत्ती के बीच में जो एक सिरा होती है उसे मध्य सिरा कहते हैं। ठीक, यहाँ पे स्पष्ट देख सकते हैं, चाहेंगे तो आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप लोग चाहेंगे तो। ठीक, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। फिर से मैं बता देता हूँ पत्ती के बारे में, फिर से, क्योंकि स्टॉप हो गया था। पत्ती के बारे में बता दूँ, पत्ती का वह भाग जिसके द्वारा वह तन्ने से जुड़ा होता है वह पर्णवृंत कहलाता है, पेटियोल कहलाता है। जो पत्ती का वह भाग होता है जो तन्ने से जुड़ा होता है वह पर्णवृंत कहलाता है। और पत्ती के चपटे हरे भाग को पर्णफलक कहलाता है, यानी लैमिना कहते हैं। ठीक, फिर पत्तियों में रेखित संरचना को सिरा कहते हैं, मतलब वेनस कहते हैं। पत्तियों में रेखित संरचना होती है वह वेनस कहलाता है। ठीक, और पत्तियों के मध्य में एक मोटी सिरा दिखाई देती है, उसे मध्य सिरा कहते हैं, मिडरिप कहते हैं।
पत्तियों पर सिरा द्वारा बनाए गए डिजाइन या आकृति को शिलान्यास कहते हैं, यानी वेनेशन कहते हैं। ठीक, शिलान्यास के प्रकार। शिलान्यास दो प्रकार का होता है। ठीक, शिलान्यास कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार के होते हैं। इस शिलान्यास से आप लोग ये पता कर सकते हैं कि इस पत्तियों का जड़ कैसा होगा, मुसला होगा या कैसा होगा। ठीक, इसके बारे में इस पत्ती से आप लोग पता कर सकते हैं। शिलान्यास दो प्रकार का होता है, एक समांतर, एक होता है जालिका। समांतर शिलान्यास क्या होता है इसके बारे में बता दो। समांतर शिलान्यास क्या होता है? जब सिराएं एक दूसरे के समांतर हो और एक दूसरे को न काटे, उसे समांतर शिलान्यास कहते हैं। जब सिरा एक दूसरे से क्या होता है? समांतर होता है। ठीक, वो जालिका रूपी नहीं होता है, वो एक दूसरे को नहीं काटता है। ठीक, वो समांतर होता है, सीधा होता है। ठीक, वो एक दूसरे नहीं काटता है, वो समांतर शिलान्यास करता है। गेहूँ के पत्ता में देख सकते हैं, धान के पत्ता में, घास के पत्ता में और मक्का के पत्ता में। ठीक, और समांतर शिलान्यास के बारे में और जान लीजिए। समांतर शिलान्यास वाले पादप की जड़ कैसा होता है? रेशेदार जड़, फाइब्रस रूट होता है। समांतर शिलान्यास वाले पादप की जड़ रेशेदार जड़ होता है। और समांतर शिलान्यास एक बीजपत्री मोनोकॉट्स पादप के विशिष्ट लक्षण है। यानी समांतर विन्यास वाले जो पत्ती होती है वो एक बीजपत्री पौधे का विशिष्ट लक्षण होता है। और समांतर शिलान्यास रेशेदार जड़ होता है। समांतर शिलान्यास पादप की जड़ रेशेदार जड़ होता है। ठीक, जो समांतर शिलान्यास वाले जो पत्ती होता है उसका जड़ रेशेदार होता है। ठीक, देख सकते हैं रेशमा, ट्रिक याद करने की ट्रिक, रेशमा मतलब रेशेदार। ठीक, समांतर और रेशेदार। ठीक, पादप की जड़ समांतर और रेशेदार, रेशमा। ठीक, याद रखिएगा। और जालिका रूपी शिलान्यास क्या होता है? पत्तियों में सिराओं की जाल जैसी व्यवस्था को जालिका रूपी शिलान्यास कहते हैं। यानी पत्तियों में देख सकते हैं आप लोग, पीपल के पत्ती में देख सकते हैं, आम के पत्ती में देख सकते हैं, वो जाल जैसी संरचना होती है। अमरूद के पत्ती में देख सकते हैं। और क्या कहा जाता है? नींबू की पत्ती में भी देख सकते हैं, जालिका रूपी शिलान्यास होता है। पत्तियों में सिराओं की जाल जैसी व्यवस्था को जालिका रूपी शिलान्यास कहते हैं। और जालिका रूपी शिलान्यास वाले पादप की जड़ मूसला जड़ होता है, मतलब टैप रूट होता है। जो जालिका रूपी शिलान्यास होता है, आम के पत्ता का जड़ कैसा होता है? मूसला जड़ होता है। ठीक, पीपल के पत्ता का जड़ कैसा होता है? मूसला जड़ होता है। ठीक, आप लोग सिर्फ पत्तियों को देख के पहचान सकते हैं कि ये कैसा जड़ होता है। ठीक, ये सब इसमें बताने वाला नहीं है। ठीक, कुछ चैप्टर को पढ़ाया जाता है उसमें बताया जाता है। ठीक, सिर्फ मैं नोट्स बता रहा हूँ। इसमें अमरूद का पत्ता, आम का पत्ता और पीपल का पत्ता, ठीक, ये सब जालिका रूपी शिलान्यास के अंतर्गत होता है। और एक और बात यहाँ पे देख लीजिए, जालिका रूपी शिलान्यास वाले पौधे, जालिका रूपी शिलान्यास वाले पादप द्विबीजपत्री होता है। द्विबीजपत्री पौधे का विशेष लक्षण होता है। जब पत्ती में सिराएं एक दूसरे को जाल के रूप में काटती है तो उसे जालिका रूप से शिलान्यास करते हैं। यानी पत्तियों में जो सिराएं होती है, जो एक दूसरे को क्या करता है? जाल के रूप में काटेगा, जाल के रूप में। ठीक, वो समांतर नहीं होगा, वो एक दूसरे से जाल के रूप में काटता है। ठीक, और वह जिसमें ये जालिका रूपी शिलान्यास नाम से ही पता चल रहा है कि जाल जैसी संरचना होती है। ठीक, ध्यान रखिएगा, इसका नोट्स में दे दूंगा, घबराने का नहीं। अब पत्ती के कार्य क्या होता है? पत्तियों के कार्य तो प्रकाश संश्लेषण में होता है, फोटोसिंथेसिस में होता है और वाष्प उत्सर्जन में होता है, मतलब ट्रांसपीरेशन में होता है। पत्तियों का कार्य होता है, प्रकाश संश्लेषण में पत्ती कार्य करती है, वाष्प उत्सर्जन में भी पत्ती कार्य करता है, मतलब ट्रांसपीरेशन। रंध्र स्टोमेटा के बारे में जान लीजिए। रंध्र स्टोमेटा क्या होता है? अलग टॉपिक है, इसमें टॉपिक नहीं लिखेंगे। रंध्र स्टोमेटा पादप की पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, इन्हें नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं, इन्हें माइक्रोस्कोप की सहायता से ही देख सकते हैं, तो यह रंध्र कहलाता है। पादप की पत्ती जो होता है उसमें छोटे छोटे छिद्र होता है और इन्हें नंगी आंखों से नहीं देख सकते, उन्हें माइक्रोस्कोप की सहायता से ही देख सकते हैं, इसे रंध्र कहलाता है, रंध्र या स्टोमेटा कहलाता है। ठीक, रंध्र का प्रमुख कार्य क्या क्या होता है आप देख सकते हैं। वाष्प उत्सर्जन में, मतलब ट्रांसपिरेशन में रंध्र कैसे कार्य करता है? रंध्र के जरिए पौधे में मौजूद ज़्यादा पानी वाष्प के रूप में बाहर निकलता है। यानी जो पौधे के पत्तियों में जो ज़्यादा पानी हो जाता है
वह वाष्प के रूप में निकलता है, रंध्र के जरिए ही निकलता है, ठीक, बाहर निकलता है। और रंध्र क्या करता है, गैसों का आदान प्रदान करता है, यानी एक गैस एक्सचेंज करता है। रंध्र पौधों को गैसों के आदान प्रदान में सुविधा देती है। जैसे में प्रकाश संश्लेषण के लिए कैसे करता है, रंध्र की सहायता से पादप वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करता है, ठीक, और रंध्र प्रकाश संश्लेषण के दौरान उत्पन्न ऑक्सीजन को बाहर निकालता है। रंध्र की सहायता से पादप वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर लेगा, ठीक, रंध्र ही अवशोषित करता है CO2, और रंध्र प्रकाश संश्लेषण के दौरान उत्पन्न ऑक्सीजन को बाहर भी निकालता है। जो प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो ऑक्सीजन निर्माण होता है, पौधे का भोजन का निर्माण होता है और ऑक्सीजन निर्माण होता है, वो रंध्र की सहायता से ही वायुमंडल में भेजता है, ठीक, इसलिए मैं रंध्र के बारे में बताया हूँ, ठीक। प्रकाश संश्लेषण, अब बात करूँ कि तन्ने के कार्य के बारे में। प्रकाश संश्लेषण कैसे कार्य करता है इसके बारे में बता दूँ कि पादप अपना भोजन का निर्माण, प्रकाश संश्लेषण कैसे होता है इसके बारे में मैं बताते होता हूँ। पर पादप अपना भोजन का निर्माण प्रकाश संश्लेषण नामक प्रक्रिया द्वारा करते हैं। पादप अपने भोजन का निर्माण किस तरह करते हैं, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा करते हैं। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के घटक होता है सूर्य का प्रकाश, पानी, कार्बन डाइऑक्साइड, पर्णहरित लवक यानी क्लोरोफिल का होना आवश्यक होता है। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ये पौधे अपना भोजन का निर्माण करता है, और प्रकाश संश्लेषण में सूर्य का प्रकाश होना आवश्यक है, जल होना आवश्यक है, और कार्बन डाइऑक्साइड का होना आवश्यक है, और पर्णहरित यानी क्लोरोफिल का होना आवश्यक होता है, ठीक। पादप इन घटकों का प्रयोग करके ग्लूकोज C6 हाइड्रोजन 12O6 और ऑक्सीजन का निर्माण करता है। यानी पौधे प्रकाश संश्लेषण क्या निर्माण करता है, ग्लूकोज निर्माण करता है। ग्लूकोज पौधे का भोजन होता है। ग्लूकोज क्या होता है, स्टार्च के रूप में एनर्जी होता है, ऊर्जा होता है, ठीक। ग्लूकोज एक ऊर्जा होता है, यही ग्लूकोज पौधे का भोजन होता है। पौधे प्रकाश संश्लेषण ग्लूकोज का निर्माण करेगा और सेकेंड में ऑक्सीजन का निर्माण करता है, जिसमें पादप ग्लूकोज को अपने भोजन के रूप में प्रयोग करता है। यानी पौधे क्या करता है, ग्लूकोज को अपने भोजन के रूप में प्रयोग कर लेता है, और जो ऑक्सीजन बचता है पादप ऑक्सीजन को वायुमंडल में छोड़ देता है। यानी पादप क्या करता है, ऑक्सीजन को वायुमंडल में छोड़ देता है, रंध्र द्वारा खींचकर रंध्र ही ऑक्सीजन को छोड़ता है वायुमंडल में, ठीक। इसलिए मैं रंध्र को मैं बता रहा हूँ अलग टॉपिक के बारे में, ठीक। पौधे प्रकाश संश्लेषण के द्वारा निर्मित भोजन ग्लूकोज को स्टार्च के रूप में, यानी यहाँ पे ध्यान देने वाली बात, पौधे प्रकाश संश्लेषण के द्वारा निर्मित जो भोजन का निर्माण होता है ग्लूकोज, इसको स्टार्च के रूप में संग्रहित कर लेता है। यानी जो भोजन निर्माण करता है दिन में पौधे प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, वह स्टार्च के रूप में जमा कर लेता है, ठीक। और जो पौधे को बाद में उपयोग के लिए ऊर्जा प्रदान करता है, यानी ये स्टार्च के रूप में जमा कर लेता है, इसे पत्तियों में स्टार्च के रूप में जमा कर लेगा, ठीक। और ये बाद में मतलब नाइट में प्रकाश संश्लेषण तो होता नहीं है, उसमें क्या करता है, अपना भोजन को जमा किया रहता है, उसी को खाता है, ठीक। प्रकाश संश्लेषण का समीकरण देख लीजिए, 6CO2 6 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन, फिर 6C6 हाइड्रोजन 12O6 प्लस 6O2, ठीक। ये प्रकाश का समीकरण है। पादप, यहाँ पे देखिए, पादप अपना भोजन का निर्माण पत्तियों में करता है। पादप अपना भोजन का निर्माण कहाँ करता है, पत्तियों में करता है। विशेष रूप से पत्तियों को हरित लवक यानी क्लोरोप्लास्ट नामक भाग में, हरित लवक में क्लोरोफिल नामक हरा रंग द्रव्य होता है। पादप अपना भोजन का निर्माण पत्तियों में करते हैं, हरित लवक में तो क्लोरोप्लास्ट में करते हैं। पादप अपना भोजन का निर्माण कहाँ करते हैं, क्लोरोप्लास्ट में करते हैं, और क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल होता है जो हरा रंग का द्रव्य होता है, ठीक। वाष्पोत्सर्जन मतलब ट्रांसपिरेशन क्या होता है, ट्रांसपिरेशन जब जल की बूंदें पानी से जल वाष्प के रूप में निकलती है तो इस क्रिया को वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। यानी जब जल की बूंदें पानी से वाष्प के रूप में निकलती है तो इस क्रिया को वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। वाष्पोत्सर्जन के बारे में बताऊं तो उसको टाइम लगेगा,
यहाँ पर सिर्फ देख लीजिए, जब जल की बूंदे जल से वाष्प के रूप में निकलती है तो इसके को वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। ठीक, यहाँ पे पत्तियों में वाष्पोत्सर्जन एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसमें पत्तियां रंध्र की सहायता से पानी को वाष्प के रूप में अपनी पत्तियों से वायुमंडल में छोड़ती है। ठीक, पत्तियां क्या करती है? पत्तियां वाष्पोत्सर्जन एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसमें पत्तियां रंध्र की सहायता से जल को वाष्प के रूप में अपनी पत्तियों से वायुमंडल में छोड़ती है, क्योंकि पत्तियों में अधिक पानी हो जाता है इसलिए वाष्पोत्सर्जन होता है। यदि आप एक काज करके देख सकते हैं, आप एक प्लास्टिक लीजिए, ठीक, और वो प्लास्टिक को जो पत्ता होता है, जो पेड़ का तन्ना होता है, पत्ता में शाखा होता है, पेटियोल होता है, पेटियोल तक तन्ने के शाखा के अंदर शाखा पत्तियाँ जिस भाग से निकलती है उसे पेटियोल कहते हैं। पत्तियाँ पादप के तन्ने के जिस भाग से निकलती है उसे पेटियोल कहते हैं। उस पेटियोल तक प्लास्टिक से बांध दीजिए, ठीक, और कुछ देर के लिए छोड़ दीजिए, ठीक। वो पूरे पानी जो होता है वो प्लास्टिक में आ सकता है। आप लोग एक देख सकते हैं वीडियो, आप लोग मैं दिखा सकता हूँ लेकिन इसमें टाइम लगेगा इसलिए मैं वीडियो नहीं दिखा रहा हूँ। ठीक, आप लोग ट्राई करके देख सकते हैं। इसलिए कहा गया है कि पत्तियों में वाष्प एक प्राकृतिक प्रक्रिया जिसमें पत्तियां रंध्र की सहायता से पानी को वाष्प के रूप में अपनी पत्तियों से वायुमंडल में छोड़ता है। वायुमंडल में छोड़ता रहता है पानी को। ज़्यादा पानी स्टार्च कर लेता है, जमा कर लेता है ना, तो इसको छोड़ देता है वायुमंडल में। ठीक, अब जड़ या मूल के बारे में बता दूं। पादप का वह हिस्सा जो भूमि के अंदर छिपा हुआ होता है जड़ या मूल कहलाता है। जड़ें मिट्टी के कण को परस्पर बांधे रखती है और पौधों को भूमि पर स्थिर रखती है। जड़ पौधों को क्या करता है? भूमि पर स्थिर रखता है। जड़ पौधे के पोषण के लिए आवश्यक खनिज लवणों को भूमि से अवशोषित करता है और तन्ने के माध्यम से पहुंचाता है। ठीक, जड़ दो प्रकार के होता है, मूसला जड़ और रेशेदार जड़। रेशेदार जड़ को झकरा जड़ भी कहते हैं। रेशेदार जड़ को क्या कहते हैं? झकरा जड़। मूसला जड़ टैप रूट और फाइब्रस रूट मतलब झकरा जड़ या रेशेदार जड़। मूसला जड़ क्या होता है? मूसला जड़ ऐसे पादप जिसमें एक मजबूत जड़ पाया जाता है और उनसे अन्य छोटी जड़ें जुड़ी होती है तो वो मूसला जड़ कहलाता है। पादप की मूसला जड़ से निकलने वाली कई छोटी जड़ें पार्श्व जड़ यानी लैटरल रूट कहलाता है। आप लोग देख सकते हैं मूसला जड़ यानी मूसला जड़ में क्या क्या हो सकता है। मूसला जड़ में कौन सा पत्ती आता है? रेशेदार जड़ यानी रेशमा मतलब समांतर सीधे विन्यास, और मूसला जड़ यानी जालिका रूप से यानी पीपल का शोर निकाल कर देख सकते हैं आप लोग। पीपल का उससे जालिका रूपी श्रेणीविन्यास मूसला जड़ के अंतर्गत आता है। ठीक, और समांतर रूपी श्रेणीविन्यास इसके अंतर्गत आता है, रेशेदार जड़ के अंतर्गत आता है। आप लोग मूसला जड़ में देख सकते हैं एक मजबूत जड़ पाएगा। ठीक, और वो मजबूत जड़ से एक ही जड़ पाया जाता है। ठीक, एक मजबूत जड़ पाएगा और वही मजबूत जड़ से अन्य छोटी जड़ें निकलती है जिसे लेटरल रूट कहते हैं, पार्श्व जड़ कहते हैं। ठीक, वही मूसला जड़ होता है। ठीक, आप लोग देख सकते हैं पीपल के पत्ता में देख सकते हैं आप लोग मूसला जड़। गाजर, मूली, चुकंदर पे भी देख सकते हैं। द्विबीजपत्री पौधे में मूसला जड़ पाया जाता है। ठीक, मूसला जड़ किसमें पाया जाता है? द्विबीजपत्री पौधे में पाया जाता है। और मूसला जड़ वाले पादप की पत्तियां जालिका रूपी श्रेणीविन्यास होती है। मूसला जड़ वाले पादप की पत्ती कैसी होती है? जालिका रूपी श्रेणीविन्यास होती है। बताया हूँ जालिका रूपी श्रेणीविन्यास मूसला जड़ के अंतर्गत आता है। और रेशमा मतलब रेशेदार जड़ समांतर श्रेणीविन्यास के अंतर्गत आता है। ठीक, बताया हूँ। अब रेशेदार जड़ के बारे में बात करूँ। रेशेदार जड़ मतलब झकरा जड़ क्या होता है? रेशेदार जड़ या झकरा जड़ ऐसे पादप जिसमें कई जड़ें पाए जाते हैं, मतलब ऐसे पादप जिसमें अधिक जड़ पाया जाता है और ये जड़ें लगभग एक समान मोटाई की होती है।
वो जड़ होता है ना, रिश्तेदार जड़ एक समान की मोटाई की होती है, उसे रिश्तेदार जड़ कहते हैं। रिश्तेदार जड़ में कोई एक मुख्य जड़ नहीं होती है, रिश्तेदार में कोई भी मुख्य जड़ नहीं होती है, बल्कि कई पतली पतली जड़ें एक साथ फैलकर मिट्टी में समान रूप से वितरित होती है। मिट्टी में एक साथ फैलकर समान रूप से मिट्टी में रहती है। जैसे में धान के, यहाँ पे देख सकते हैं, धान के, गेहूँ के, धनिया के और घास के रिश्तेदार जड़ के अंतर्गत आता है। रिश्तेदार जड़ के, ठीक। रिश्तेदार जड़ के बारे में बात करोगे, रिश्तेदार जड़ में क्या होता है, जड़ एक बीजपत्री पौधे में रिश्तेदार जड़ पाया जाता है। रिश्तेदार जड़ एक बीजपत्री पौधे में पाया जाता है और रिश्तेदार जड़ वाले पादप की पत्तियां समांतर शिलान्यास की होती है, ठीक। समांतर शिलान्यास में बताया हूँ कि समांतर शिलान्यास रिश्तेदार, समांतर, एक बीजपत्री, ठीक। जड़ का कार्य, जड़ का क्या कार्य होता है, जड़ का कार्य मैं बात करूँ कि जड़ मिट्टी से जल का अवशोषण करता है। जड़ क्या करता है, मिट्टी से जल का अवशोषण करेगा तथा तना जल एवं खनिज को पत्ती और पौधे के अन्य भागों तक पहुंचाता है। पत्तियां भोजन संश्लेषित करता है, पत्तियां क्या करती है, भोजन को संश्लेषित करता है। यह भोजन तने से होकर पौधे के विभिन्न भागों में संग्रहित हो जाता है। इस प्रकार कुछ जड़ जैसे गाजर, मूली, शकरकंद, सलजम एवं टोपियोका आदि को खाते हैं, ठीक। यानी गाजर की जड़ को खाते हैं हम लोग, मूली की जड़ को खाते हैं, शकरकंद को, सलजम की जड़ को खाते हैं और टोपियोका की जड़ को खाते हैं, ठीक। जड़ क्या करता है, जड़ जो भूमि के अंदर खनिज लवण होता है, जल होता है, उसको अवशोषित कर लेगा और अवशोषित करने के बाद तना आता है। उसके बाद तना क्या करेगा, उस जड़ से अवशोषित जल से, उस जड़ में जो अवशोषित रहता है जल हो, खनिज लवण, उसको पत्तियों तक पहुंचाता है और पत्तियों तक पहुंचाने के बाद क्या करता है, पत्तियों तक पहुंचाता है, पत्तियां प्रकाश संश्लेषण करता है, पहुंचा देता है, तो पत्तियां प्रकाश संश्लेषण करता है। प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है, तो प्रकाश संश्लेषण में सूर्य का प्रकाश होता है, उसकी आवश्यकता होती है, ठीक। जल की आवश्यकता होती है, CO2 की आवश्यकता है और CO2 को कौन निकलता है, रंध्र की सहायता से। पूर्व वायुमंडल में जो CO2 होता है वो खींच लेता है, ठीक। पत्तियां रंध्र की सहायता से रंध्र खींच लेता है और पत्तियों को दे देता है, ठीक। ये बताया है प्रकाश संश्लेषण के बारे में, आप लोग जान सकते हैं। मैं बताया हूँ इसके पहले बताया हूँ, अभी लेक्चर में इसके पहले बताया हूँ, ठीक। टोपियोका के बारे में बताया हूँ। टोपियोक केरल का एक प्रमुख खाद्य पदार्थ है। टोपियोका को कसावा या युक्का कहा जाता है। टोपियोका क्या होता है, टोपियोक केरल का प्रमुख खाद्य पदार्थ होता है। टोपियोक केरल का प्रमुख खाद्य पदार्थ होता है, इसे कसावा या युक्का कहा जाता है। एक बात, टोपियोक या कसावा पादप की जड़ से साबूदाना प्राप्त किया जाता है। यानी टोपियोक जो होता है पादप, उस केरल का प्रमुख खाद्य पदार्थ है, जिसे कसावा या युक्का भी कहते हैं। और टोपियोक के पादप की जड़ से साबूदाना बनता है, ठीक। सैगो कहते हैं जिसे, ठीक। पुष्प के बारे में बता दो, चैप्टर समाप्त की घड़ी में आ चुका है, ठीक। एक और बात बता दो कि इस PDF है ना, जो टेलीग्राम पर मैं दे दूंगा, इस PDF पर जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक। और आगे भी ऐसे ही जुड़े रहने के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। पुष्प या फूल के बारे में बता दूं क्या होता है, इसे क्या कहते हैं। पुष्प के अध्ययन को एंथोलॉजी कहते हैं। पुष्प के अध्ययन को क्या कहते हैं, एंथोलॉजी। और पुष्प की खेती को पुष्प कृषि या फ्लोरिकल्चर कहते हैं। पुष्प की खेती को फ्लोरिकल्चर और पुष्प के अध्ययन को एंथोलॉजी कहते हैं, ठीक। पुष्प पादप का प्रजनन अंग यानी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। पुष्प रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, ठीक। पुष्प पौधे का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। इसी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से अनेक पुष्प आता है, जिसमें नर पुंकेसर और मादा स्त्री केसर दोनों प्रजनन अंग है, जो लैंगिक जनन के लिए आवश्यक होता है। यानी पुष्प में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ठीक। इसलिए पुष्प में नर प्रजनन अंग होता है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, ठीक। और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, ठीक। इसलिए लैंगिक
जनन के लिए आवश्यक होता है। पुष्प के बारे में पूछ सकता है आप लोगों को। पुष्प ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑर्गन है या सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है? तो क्या बताइएगा? एक सेक्सुअल लैंगिक जनन के लिए लैंगिक जनन है, यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। ठीक। पुष्प के मुख्य रूप से 4 भाग होते हैं। पुष्प के कितने भाग होते हैं? पुष्प के मुख्य रूप से 4 भाग होता है। एक बाह्य दल यानी सेपल, पंखुड़ी, पेटल, पुंगंग या स्त्री केसर मतलब एंडोसिपियम या स्टेमन भी कहते हैं। जयांग या स्त्री केसर मतलब कार्पेल या पिस्टिल या गाइनोसियम। ठीक। जयांग या स्त्री केसर को गाइनोसियम कहते हैं, कार्पल भी कहते हैं, पिस्टिल भी कहते हैं, पुंगंग को एंडोसियम कहते हैं और स्टेमन कहते हैं। ठीक। पुष्प में बाह्य दल के समूह को बाह्य दल के समूह को बाह्य दलपुंज कहते हैं। ठीक। मैं बता दूं यहाँ पे बाह्य दलपुंज कौन कौन होता है। ठीक। पहले बता देता हूँ तो बताता हूँ। पुष्प में सभी पंखुड़ियाँ पेटल के समूह को दलपुंज कहते हैं, यानी पुष्प में सभी पंखुड़ियों यानी पेटल के समूह को दलपुंज कहलाता है, यानी कोरोला कहलाता है। और बाह्य दल के समूह को बाह्य दलपुंज कहलाता है। पुष्प में बाह्य दल के समूह को बाह्य दलपुंज और पंखुड़ियों के समूह को दलपुंज कहते हैं, यानी क्रोला कहते हैं। अब बाह्य दल के समूह को यानी सेपल के समूह को कैलिक्स कहते हैं। ठीक। पुंगंग या पुंकेसर यानी एंड्रोसियम या स्टेमन क्या होता है? पुंकेसर पुष्प का नर प्रजनन अंग यानी मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। पुंकेसर क्या होता है? पुष्प का मेल रिप्रोडक्टिव अंग होता है। और पुंकेसर दो भाग होते हैं। पुंकेसर के कितने भाग होते हैं? 2 भाग होता है। एक होता है परागकोश एंथर और पुतंतु मतलब फिलामेंट। एक होता है परागकोश, एक होता है पुतंतु। ठीक। पुंकेसर के 2 भाग होता है, परागकोश और पुतंतु। पुंकेसर पुष्प का मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। परागकोश क्या होता है? परागकोश शीर्ष पर होता है जिसमें नर युग्मक जिसमें मेल गैमेट या पोलन ग्रेन का निर्माण होता है, यानी परागकोश शीर्ष पर होता है जिसमें परागन का निर्माण होता है, नर युग्मक मेल गैमेट और पोलन ग्रेन्स का निर्माण होता है। ठीक। और पुतंतु क्या करता है? पुतंतु परागकोश को पुष्प से जोड़ता है, साथ ही भोजन व जल भी पहुँचाता है। पुतंतु परागकोश को पुष्प से जोड़ता है और साथ ही भोजन व जल भी पहुँचाता है। यहाँ बता दो ऐसा होता है पुतंतु। ठीक। ऐसा होता है, एक पुतंतु होता है और यहाँ होता है, यहाँ पे परागन होता है, ये परागकोश होता है। ठीक। ये इसमें बताने लायक नहीं है इसके क्योंकि तो चैप्टर पढ़ाया जाता है उसमें बताने में आसानी होता है। ठीक। पुंकेसर में मेल गैमेट का निर्माण परागकोश में होता है, यानी पुंकेसर में नर युग्मक निर्माण कहाँ होता है? परागकोश यानी एंथर में होता है। ठीक। अब बात करूँ जयांग या स्त्री केसर के बारे में। जयांग या स्त्री केसर क्या होता है? पेस्टेल, कार्पल या गाइनोसियम। स्त्री केसर पुष्प का मादा प्रजनन अंग यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। स्त्री केसर पुष्प का फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। स्त्री केसर के 3 भाग होता है, वर्तिकाग, स्टिग्मा, वर्तिका स्टाइल और अंडाशय ओवरी। ठीक। वर्तिकाग क्या होता है? वर्तिकाग क्या होता है? वर्तिकाग स्त्री केसर का सबसे ऊपरी भाग होता है। इसका प्रमुख कार्य नर युग्मक को ग्रहण करना होता है। वर्तिकाग स्त्री केसर का ऊपरी भाग होता है। इसका प्रमुख कार्य नर युग्मक को ग्रहण करना होता है। वर्तिका एक लंबी नलिका के समान संरचना होती है जो वर्तिकाग को अंडाशय से जोड़ता है। वर्तिकाग को किससे जोड़ता है? अंडाशय से जोड़ता है। अंडाशय में बीजांड पाया जाता है। अंडाशय में क्या पाया जाता है? अंडाशय में बीजांड पाया जाता है, मतलब ओव्यूल पाया जाता है। और इसी बीजांड में मादा युग्मक अंडाणु यानी फीमेल गैमेट का निर्माण होता है। अंडाशय में फीमेल गैमेट का निर्माण होता है। पुष्प की स्त्री केसर में निषेचन की प्रक्रिया अंडाशय में स्थित बीजांड में होता है। पुष्प की स्त्री केसर में निषेचन की प्रक्रिया कहाँ होती है? अंडाशय में स्थित होता है जो बीजांड उसी में होता है, इसी बीजांड में होता है। ठीक। चैप्टर समाप्त होने वाला है, यही एक टॉपिक है। निषेचन के बाद बीजांड विकसित होकर बीज में परिवर्तित हो जाता है और अंडाशय विकसित होकर फल में परिवर्तित हो जाता है। ठीक। इस पूरा लेक्चर समाप्त हो गया। आप लोग आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा।
ठीक, अच्छा लगा हुआ होगा। ठीक, फिर मिलते हैं ऐसे एक और वीडियो में, जिसमें आप लोगों को अन्य चैप्टर के बारे में मैं बताने वाला हूँ। ठीक, ये PDF आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर मैं दे दूँगा, जाकर डाउनलोड भी कर सकते हैं। ठीक, धन्यवाद।